चलिए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए भी अच्छा है और कई बार पूछा भी गया है और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और अभिक्रियाएं हैं जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण, ऑक्सीकरण, ये सब एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वहीं पर है जो एग्ज़ाम में आए, फालतू समय वेस्ट न करें। तो चलिए समझते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं कि उदासीन मतलब कोई भी चीज़ उदासीन कब होता है। उदासीन होने का मतलब क्या, उसका कोई भी स्वाद नहीं रहेगा, यानी कि एकदम न्यूट्रल होगा। अब आप लोग जानते होंगे कि किसी का भी हम उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है, हम कैसे पता लगाते हैं? तो पीएच वैल्यू से, पीएच वैल्यू से लगाते हैं। तो पीएच वैल्यू किसने दिया? तो पीएच वैल्यू सोरेनसन दिया था, जिसे पीएच कहते हैं। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम निकालते हैं किस विलयन का मान जो है उदासीन है या किस विलयन का मान जो है अम्लीय है या क्षारीय है, इससे पता करते हैं। तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझ रहे हैं। तो उदासीनीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रल होगा, एकदम पूरा उदासीन होगा, यानी कि उदासीनीकरण यानी कि अभिक्रिया जो होती है यानी उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये कैसे बनता है। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल है किस भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल और लवण का निर्माण करता है, उससे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा। बात यहाँ पे यह है कि ये जो है ये डेफिनेशन आपके बुक में भी है, समझने के प्रयत्न कीजिए। ये समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें नहीं है। आप समझिए कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? जल और लवण। अभिक्रिया का मतलब दो अभिकारक एक दूसरे से मिलेंगे तो तीसरा प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण पहले पदार्थ से क्या होता है? अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि केमिकली और फिजिकली दोनों को चेंज कर देगा, यानी कि भौतिक और रासायनिक पूरा आंतरिक और बाहर दोनों क्या कर देगा? पूरा बदल देगा। यानी समझिए बात को, जब हम अम्ल है, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, हम समझा रहे हैं, आराम से समझिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिल जाए तो क्या बनता है? जल और लवण बनता है। ये जो प्रोसेस हुआ, जल और लवण बनने की प्रक्रिया हुआ, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जल और लवण का निर्माण कब होगा? सिंपल सी बात, वो चाहे कैसा भी अम्ल हो और वो चाहे कैसा भी भस्म हो, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा तो जल और लवण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को और इस अभिक्रिया को, जो ये अभिक्रिया हुआ, भस्म और अम्ल मिल करके जल और लवण का निर्माण किया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। समझिए बात को, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, यहाँ भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कई बार कि बताइए कि जब हम अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया उत्पन्न होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ निर्माण होता है? तो जल और लवण। ये ऑब्जेक्टिव रहा। तो देखिए अम्ल है, अम्ल यहाँ पर समझिए बात को, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अम्ल केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही भस्म मिलेगा
तो जल लवण बनाएगा, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। किसी भी अम्ल के साथ अगर भस्म मिलता है तो वो जल और लवण का निर्माण करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एसिड होता है और ये बेस होता है, जब दोनों मिलता है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है। उदासीन मतलब एक दूसरे को ऐसा न्यूट्रल कर देता है जिसमें जल और लवण दोनों क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl और H2O बनाएगा, मतलब कि सोडियम क्लोराइड जिसे लवण बोलते हैं यानी नमक, और जल बनाएगा। कब, ये कब प्रक्रिया होती है, जब हम किसी अम्ल के साथ भस्म को मिलाते हैं तब, ठीक। ये समझ में आया। चलिए अगला ये समझ लीजिए, कुछ एक और उदाहरण ले लिए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो है पोटेशियम सल्फेट है, और ये जो है जल है। ध्यान से सुनिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमको नमक बनाना है, नमक और जल बनाना है, तो सिंपल सी बात, अम्ल लेंगे और कोई सा भी क्या लेंगे, भस्म लेंगे, दोनों को मिला देंगे और मिलाएंगे तो हमें परिमाण के रूप में, हमें प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा, तो पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, जो एक प्रकार का लवण है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि लवण केवल वो नहीं जिसमें, यानी कि ध्यान से सुनिए, लवण भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसको आगे हम बताएंगे। तो समझिए, ये जो है पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का लवण है और ये है जल। तो इसमें भी कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कभी कभी ऐसा रिएक्शन दे देता है ऑब्जेक्टिव के लिए, या पूछता है कि ये अभिक्रिया में या निम्नलिखित अभिक्रिया में किस में उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्पन्न हो रही है, इस तरीके से दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि यहाँ अम्ल होना चाहिए और यहाँ भस्म। जब अम्ल और भस्म दिख गया इधर अभिकारक में, अम्ल और भस्म दिख गया अभिकारक में, तो आप समझिएगा कि प्रतिफल के रूप में ज़रूर लवण और जल बनेगा ही बनेगा। तो ये प्रक्रिया और ये अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, समझे। चलिए ये तो समझ में आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बस आसान भाषा में समझिए, अम्ल के साथ भस्म मिलेगा तो जल और लवण बनेगा प्रतिफल के रूप में, उत्पाद के रूप में। जी, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। अगला टॉपिक हमने रखा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसके टॉपिक में ही छिपा हुआ है कुछ डेफिनेशन। जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल से बात समझिए। प्रकाश, कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश नहीं रहेगा तो वो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि या तो वो ठंडा में कभी कभी अभिक्रिया घटित होती है, या तो दिन में, या तो कभी रात में, यानी कुछ ना कुछ उसको ऐसा चीज़ चाहिए, उत्प्रेरक चीज़, जो उसको अभिक्रिया होने पर क्या कर दे, मजबूर कर दे। अगर उस चीज़ों को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, उस प्रतिफल उस अभिकारक को नहीं मिल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसमें कोई अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा पदार्थ जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय मतलब किसी भी के साथ मिलाइएगा वो कोई क्रिया नहीं करेगा, यानी कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात हम कह देंगे तो क्या है, निष्क्रिय है। यानी कि उसको अभिक्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा यौगिक या तत्व नहीं है जो उसको प्रेरित कर पाए, ठीक है। तो अभिक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जो रात के समय संपन्न होती है, यानी कि इस प्रकार के। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिक्रिया नहीं होती है, तो हम ऊपर से कुछ से ऐसा उत्प्रेरक पदार्थ मिलाते हैं जिससे अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसी से पता चलता है कि प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम समझ लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ हम मिलाते हैं क्लोरीन को, किसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में,
तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, धूप में रख देते हैं कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी कभी इसे गंधक अम्ल, गंधक नमक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को, देखिए यहाँ पे ये गैस है और ये क्या है, ये भी गैस है, दोनों को मिलाया गया तो क्या बना दिया, यहाँ पे एक लिक्विड टाइप का बना दिया जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये अभिक्रिया जो संपन्न हुआ प्रकाश की उपस्थिति में, अगर हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अंधेरे में रख दिया जाए तो इसमें कोई अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया कराने के लिए इसको प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जिस अभिक्रिया को कराने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़े उस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए बात को, यानी कि हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मिला दिए, फिर कुछ समय के लिए धूप में छोड़ दिए, तो दोनों मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो समझिए दूसरा अभिक्रिया यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव है, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो हम जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ बोल रहा है कि नहीं, हमको प्रकाश चाहिए, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो होता है कार्बन के 6 अणु यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस करके लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग बैलेंस करना सीख चुके होंगे। देखिए CO2 और H2O, और इसके साथ क्या मिलता है, सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किसका निर्माण करता है, तो C6H12O6 ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, क्या है, विलयन है, और ये जो है O2 यानी कि गैस का निर्माण करता है। सिंपल सी बात समझिए, अगर हम कहते हैं किसी पेड़ पौधा का भोजन बनाना होगा तो क्या वो रात्रि को उस समय बना लेगा, नहीं, उसे प्रकाश की ज़रूरत होती है। अधिकतम पौधा 99%, ठीक है। अब कुछ पौधा ऐसे भी होते हैं जो सजावटी के लिए उपयोग किया जाता है, जो घर के अंधेरों में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन 99 कुछ % ऐसे पौधे हैं, यानी कि टोटल मान के चलिए सारे हरे पौधे हैं, वो सब प्रकाश के अभिक्रिया ही करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो उस सब लोग कैसा अभिक्रिया करता है, प्रकाश अभिक्रिया करता है। तो इससे जो प्रक्रिया हुआ ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल के साथ जैसे ही अभिक्रिया हुआ, टोटल प्रोडक्ट मिल गया, तो हमें प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज पेड़ पौधों का भोजन होता है और ऑक्सीजन जो होता है इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, जो हम लोग लेते हैं, हम लोग के साथ साथ पेड़ पौधा भी लेता है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और उदाहरण हैं, जैसे एक और उदाहरण हम लिखे हैं कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देते, प्रकाश में छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, अपघटित होकर के किस में बन जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। ये क्या होता है, टूट जाता है। यानी कि ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बात समझिए बात को। पहली बात यह है कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में जुटता है, और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, यानी कि अपघटित होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखे हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश में छोड़ देते हैं तो ये अपघटित होकर के सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ। ये क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ।
इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसमें कई बार लड़के गड़बड़ाते हैं, हालांकि डेफिनेशन लोग रट तो लेता है, डेफिनेशन ऐसा दिया है यानी कि समझ नहीं पाता है। तो समझिएगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, यानी कि हम जानते हैं रेडॉक्स का मतलब होता है कि अवकरण और ऑक्सीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जब दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के साथ साथ हों, ठीक है। जब दोनों अभिक्रियाएं यानी कि अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए पहले बात। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों मिल करके अभिक्रिया जो बनता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, आप समझिए बात को। तो अब इसको अलग अलग पार्ट में किया गया है, काहे के लिए? अध्ययन करने के लिए। ये भी, ये जो है ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इधर हम लिखे हैं अवकरण अभिक्रिया। ये जब दोनों अभिक्रिया किसी एक ही समीकरण में या किसी एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए हम दोनों को अलग करके समझते हैं। ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, देखिए इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि वैसी अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो कार्बन के साथ मिला हुआ क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही देखेंगे तो क्या बन गया? ये कार्बन के साथ संयोग किया यानी जुटा, जुट कर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो अब यहाँ पर सिंपल बात हम देख सकते हैं क्या चीज़ है कि ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब कहिएगा यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस अभिक्रिया में ये पकड़िए कि किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ते हुए नज़र आ गया तो उसको फटाक दे मारिए, कैसे अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी से हटते हुए नज़र आ गया तो बस समझिए कि वो कैसा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। फिर से समझिए। अब कहिएगा यहाँ पर केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसमें है तो कोई अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल ऑक्सीजन होता है। ये जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहेगा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस अभिक्रिया में ही हाइड्रोजन नहीं है। हम क्या बोलें? केवल ऑक्सीजन को पकड़ना है। ऑक्सीजन दिख गया अभिक्रिया में कि जुट रहा है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन रहेगा तब, तो किसी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है। बस देखने के, बस देखिए उसको कि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन वहाँ से निष्कासित होगा ही होगा, ठीक। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन अलग हुआ तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कब? जब दोनों साथ रहेगा। हालांकि यहाँ पर इस अभिक्रिया में नहीं है, छोटा सा एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए कि देखिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए ये जुट रहा है, ठीक है। अब इस पर ध्यान मत दीजिए कि हाइड्रोजन नहीं हट रहा है, नहीं, हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में है ही नहीं, ठीक है। हमारे कहने का मतलब किसी दूसरे अभिक्रिया में हाइड्रोजन हो सकता है, तो बस उस पर ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन जुट रहा है कि हट रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है उस अभिक्रिया में तो सिंपल से बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या होगा? निष्कासित होगा, और जब हाइड्रोजन निष्कासित होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा ही होगा, ठीक है। तो जस्ट ऑक्सीकरण का विपरीत होता है यह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया, यानी कि इसमें जो होगा तत्व या यौगिक में किसका मतलब कि निष्कासन होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन क्या करेगा? संयोग करेगा। किसी तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? निष्कासित होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब बात समझिए कि इसमें जो होता है ये अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। और अवकरण अभिक्रिया में जो होती है हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निष्कासित होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस समझिए जहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया
तो बात समझिए कि वहाँ पर अकरण अभिक्रिया है, और जहाँ पर ऑक्सीजन जुट गया तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस एक नाम से पकड़ लीजिएगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा, तत्व हो या यौगिक के साथ। ठीक, तो ये सब और इतना जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताइए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।